हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और इस वीडियो में हम सीटेट अगस्त 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी हम साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीटेट में साइंस से 30 क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट 1 में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस पेडागोजी के हैं। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन देयर ओन डीएनए। फर्स्ट ऑप्शन ए है प्लास्टिड, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है न्यूक्लियस और डी है वैक्यूल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम सेल चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वैक्यूल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सबको डिस्कस किया था। प्लास्टिड यानी हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो प्लास्टिड जो है उसके पास में भी अपना खुद का डीएनए होता है, तो प्लास्टिड के पास अपना डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी अपना डीएनए है। न्यूक्लियस के पास में भी अपना डीएनए है। वैक्यूल का सिर्फ एक ही काम है, फूड स्टोर करके रखना, तो इसके पास अपना डीएनए नहीं है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट है सी एंड डी, सेकेंड है बी एंड सी, थर्ड है ए बी एंड सी और फोर्थ है ए बी एंड डी और थर्ड ऑप्शन ए बी सी। तो ए बी सी तीनों आ रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ए है, ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई। सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और उन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है ऑल हैव अ सेल वॉल एंड थर्ड है ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डी है ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ए को देखें तो ए में बोला गया है ऑल माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि जो एग है, हैन का एग है, वो माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है, उसे हम आंखों से देख सकते हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, पर सभी सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। बी है ऑल हैव अ सेल वॉल, तो सारी जो सेल्स होती है उनमें सेल वॉल होता है? नहीं, जो सिर्फ प्लांट सेल होती है उनमें सेल वॉल होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए हम उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, तो ये बात करेक्ट है। जो प्लांट सेल है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो एनिमल सेल है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सिर्फ ओनली डी जहाँ लिखा हुआ है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में ही लिखा हुआ है ओनली डी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 73 है, सेलेक्ट द सेट दैट करेक्टली मैच द टाइप ऑफ वेस्ट गिवन इन कॉलम ए विथ अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय इट टू डिकम्पोज विच इज गिवन इन कॉलम बी। डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सड़ जाता है, तो बैक्टीरिया जो है उन्हें सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। बाद में ये सिंपल कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट जो है वो या सॉइल से प्लांट को मिलते हैं और प्लांट को जब एनिमल खाता है तो उन्हें ये न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से ये साइकिल बनी रहती है। तो यहाँ कॉलम ए जो है उसमें वेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, कॉलम ए में वेस्ट लिखे हुए हैं और कॉलम बी में टाइम लिखा हुआ है, डीकम्पोजिशन का टाइम, यानी कितना टाइम लगेगा इनको डीकम्पोज होने के लिए। तो कॉलम ए में जो ये वेस्ट लिखे हुए हैं उनको उनके टाइम के साथ में आपको करेक्टली मैच करना है। सबसे पहला है ऑप्शन प्लास्टिक बॉटल, तो प्लास्टिक बॉटल को तो कई साल लग जाएंगे, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सेवरल ईयर्स। इसमें कहाँ फिफ्थ लिखा हुआ है? ए फिफ्थ कहाँ लिखा हुआ है? एक तो सेकंड में लिखा हुआ है, एक फोर्थ में लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि बनाना पील जो है उसके लिए बहुत कम टाइम लगता है, बनाना पील बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। तो बनाना पील के लिए हम लिख सकते हैं 1 to 2 वीक, और 1 to 2 वीक का मतलब क्या हो जाएगा? 14 डेज।
तो ये 1 to 2 वीक यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है 10 to 30 डेज। तो बनाना पील सबसे जल्दी डिकम्पोज होगी, तो हमें सेकंड वाला लग रहा है, हम चेक कर लेते हैं। सिल्क स्कार्फ के लिए 4 ईयर, यानी 4 ईयर लगेंगे। कॉटन शर्ट जो है उसके लिए लगेंगे 2 to 5 मंथ्स, और पेपर जो है उसके लिए लगेंगे 10 to 30 डेज। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड। 74. A feather of mass 15 gram is dropped from a height and it is found to fall with a constant velocity, and what is the net force acting on it? तो यहाँ पर जो पंख है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो उस पर कितना नेट फोर्स होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, m मास, a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ΔV/T के। तो यहाँ पर डेल्टा वी क्या होगा? कांस्टेंट है तो 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और इसी 0 को आप यहाँ रखोगे तो फोर्स भी 0 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 75. एन आयन X3+ इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट X जिसका एटॉमिक मास है 27 और एटॉमिक नंबर है 13। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन X3+ इज रेस्पेक्टिवली, यानी इस एलिमेंट के अंदर X3+ में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो हम यहाँ पर नीचे Z लिखते हैं और यहाँ पर A, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट को। Z है एटॉमिक नंबर और इसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A किसका एडिशन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 13, और A भी दिया हुआ है एटॉमिक मास जो कि क्या है? 27। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? A - Z। तो A है 27 और Z है 13, तो आंसर आ जाएगा 14 के। तो अभी तक हमारे पास 2 आंसर आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए 13, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 14, जो यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर भी पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। इस एलिमेंट पर चार्ज कितना है? 3+। 3+ क्या बता रहा है? 3+ ये बताता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? लूज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 13, लेकिन 3 लूज कर दिए तो कितने हो गए? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। 76 है आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर में इसको पूरा डिस्कस किया था, और वहाँ पर मैंने 2 आपको निमोनिक्स बताए थे। एक तो बताया था CCP और एक MRP। CCP क्या हो गया? कुकुम्बर, कॉर्न, पपाया। MRP मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया। तो यहाँ P फॉर पपाया हो गया या P फॉर पिटूनिया हो गया। तो CCP तो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है MRP, यानी मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया। तो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर ही बताने थे इन ऑप्शंस में से। 77 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट है क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल। सेकंड है क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल। और थर्ड है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, and the particle size of clay soil is much smaller than that of loamy soil। तो हमने सॉइल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सॉइल चैप्टर में हमने 3 सॉइल्स बताई थी, क्ले, सैंडी और लोमी, और तीनों को हमने पार्टिकल साइज के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। तो क्ले सॉइल जो है उसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, लोमी सॉइल में फाइन भी होते हैं, उसके साथ में स्लिट होता है, लार्ज पार्टिकल होते हैं, और सैंडी सॉइल जो है उसके अंदर लार्ज पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो 4th ऑप्शन लिखा हुआ है कि द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल, तो ये तो करेक्ट है।
और आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट। क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्ले सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है लोमी सॉइल से। और फर्स्ट लिखा हुआ है क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल, तो क्ले सॉइल जो है उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एयर सबसे ज़्यादा सैंड में होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और थर्ड लिखा हुआ है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर देन लोमी सॉइल, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, 2 है। फर्स्ट है क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल, तो ये रॉन्ग है। क्ले सॉइल जो है उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन एयर जो है वो सैंडी सॉइल में ज़्यादा होती है। फर्टाइल कौन सी होती है, लोमी सॉइल होती है, ना कि क्ले सॉइल होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे, दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स। फर्स्ट है ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस, सेकंड है वाइट फॉस्फोरस एंड ग्लास पाउडर, थर्ड है रेड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, और फोर्थ है पोटेशियम एंड वाइट फॉस्फोरस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास पाउडर एंड रेड फॉस्फोरस। 79 है ए एंड बी secretes their hormones when they receive order from gland C। तो यहाँ पर आपको A, B और C बताने हैं। A, B भी क्या है, ग्लैंड है, और C भी ग्लैंड है। A, B तब हार्मोन सिक्रीट करेंगे जब उनको ग्लैंड C से ऑर्डर मिलेगा, आदेश मिलेगा। तो कौन आदेश देता है A और B को, और A और B कौन सी ग्लैंड्स है। फर्स्ट ऑप्शन है पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड थायराइड। सेकेंड ऑप्शन है थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी। थर्ड ऑप्शन है टेस्टिस, ओवरीज एंड थायराइड। और फोर्थ ऑप्शन है पिट्यूटरी, पेनक्रियास एंड थायराइड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को ऑर्डर देती है कि हार्मोन सिक्रीट करो। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन ऑर्डर देगा कि तुम हार्मोन सिक्रीट करो, तो हाइपोथैलेमस बोलेगा कि तुम हार्मोन सिक्रीट करो। तो थायराइड सिक्रीट करेगी थायरोक्सिन, एड्रिनल सिक्रीट करेगा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, ए हो जाएगा थायराइड, बी एड्रिनल ग्लैंड और सी पिट्यूटरी। 80 है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफर अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है लाइट डिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग, सेकेंड है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और थर्ड है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड फोर्थ है लाइट चेंज इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि पिन होल कैमरा क्या होता है। यह हमारा ऑब्जेक्ट है ट्री, और सामने एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के एक प्लेन पर होल है और दूसरी साइड में इमेज बनेगी। जब इस ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से लाइट जो है इस होल के थ्रू पास करती है तो वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पास करती है, और जब बी पॉइंट से भी लाइट होल से पास करेगी तब भी वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पास करेगी, और फिर हमें पीछे की ओर उल्टे ट्री की इमेज मिलेगी। यही रीज़न है कि हमें इस प्लेन पर ट्री की इमेज मिलती है। हमने बोला कि रियल इमेज होगी, तो रियल इमेज का एक करेक्टर ये भी होता है कि उल्टी बनती है इमेज। तो यहाँ पर भी इमेज कैसे बन रही है, उल्टी। तो जो हमने स्टेटमेंट्स देखे थे या ऑप्शंस देखे थे उनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। 81 है आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है व्हाई कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, व्हाट इज सेल्यूलोज मेड ऑफ, एंड व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज। एंड फोर्थ है नेम एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो ये क्वेश्चंस है, और ये किस तरह के क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड है या फिर ओपन एंडेड है, आपको ये फाइंड करना है। जो क्लोज एंड क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर क्या होता है, एक ही होता है, एक आंसर होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो आंसर्स है वो चेंज हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ह्यूमन क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकता है सेल्यूलोज, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं होते उसके पास में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। सेल्यूलोज किसका बना होता है, तो एक ही आंसर है, ग्लूकोज का बना हुआ होता है। तो एनी 5 ऑर्गेनिज्म दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, तो ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो ओपन एंड क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट वुड हैपन, यानी ये कंडीशन दी हुई है कि अगर मान लो ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने लग जाए तो क्या होगा, है ना, हम भी रूमिनेंट्स हो जाएंगे। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर्स दे सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल्स, यानी इनमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है वो स्कूल्स में की जा रही है। ए है साइंस एंड मैथमेटिक्स आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमेंट्री क्लासेस। एलिमेंट्री क्लासेस कहाँ तक हो जाएगी, 5th तक, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज अ साइंस इन सेकेंडरी क्लास, तो ये बात सही है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। सी है साइंस एंड सोशल साइंस आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटली एज EVS इन प्राइमरी क्लासेस, तो ये भी करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो जहां पर भी B एंड C लिखा हुआ है वो आपका आंसर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही B एंड C लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker, यानी एक बीकर में नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उसको बॉईल करके उसका टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, थर्मामीटर यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असेस देम ऑन द टास्क, इनमें से कौन सा आप स्टेटमेंट जो है वो सुटेबल नहीं है असेस करने के लिए। सुटेबल इंडिकेटर, सुटेबल संकेतक नहीं है इस कार्य को असेस करने के लिए। फर्स्ट है पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker, यानी एक बीकर में नॉर्मल जो हमारा टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, उसको बॉईल करके उसका टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, थर्मामीटर यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असेस देम ऑन द टास्क, इनमें से कौन सा आप स्टेटमेंट जो है वो सुटेबल नहीं है असेस करने के लिए। सुटेबल इंडिकेटर, सुटेबल संकेतक नहीं है इस कार्य को असेस करने के लिए। फर्स्ट है पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। सेकेंड है इंश्योर दैट द थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल ऑफ द बीकर। एंड थर्ड है मेजर द फॉलोइंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस एंड यूज़ द स्टेन टू सस्पेंड द थर्मामीटर। तो थर्मामीटर को यूज़ करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो बीकर की वॉल पर टच ना हो, तो ये बात तो सही है, और हमें नॉट सूटेबल पूछा है। नेक्स्ट है कि आप बीकर से टच ना हो इसके लिए आप स्टैंड यूज़ कर सकते हो, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पर लीस्ट काउंट जो है 0 डिग्री, यानी उस पर अटेंशन पे करना होता है, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट या फिर सुटेबल कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशो साइंटिफिक इशू सच एज GM फूड एंड इन द स्कूल साइंस करिकुला। फर्स्ट है डेवलप्स आर्ग्यूमेंटेशन स्किल। सेकेंड है हेल्पफुल इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग about nature of science, develops the capacity to engage in evidence-based reasoning, and fourth है helpful in appreciating science as a definitive discipline। तो GM फूड के क्या एडवांटेज है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो जब आर्ग्यूमेंट होगी तो हाँ, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल जो है वो डेवलप होगी। अगर इस
टॉपिक को ऐड किया जाए। हेल्प इन कल्टिवेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेचर ऑफ साइंस, तो ये बात सही है कि जीएम फूड कैसे बनता है, साइंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बढ़ेगी, साइंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज होगी। डेवलप द कैपेसिटी टू इंगेज, क्योंकि आप जीएम फूड को राइट बता रहे हो तो किस एविडेंस के बेस पर, किस साक्ष्य के बेस पर बोल रहे हो कि जीएम फूड का फायदा है, और किस एविडेंस को यूज करके कहोगे कि जीएम फूड जो है इसका ये डिसएडवांटेज है, तो ये भी बात सही है। तो फोर्थ ही बचा है, फोर्थ है हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस एज अ डेफिनेटिव डिसिप्लिन, तो ये नहीं होगा, तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। 85 आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म in class 7th, a teacher performed the following activities with her student. तो एक्टिविटी क्या है, रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाने के बाद में टीचर जो है वो एक एक्टिविटी जो है बच्चों के साथ में करता है, जिसमें वो क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब लेगा। कितनी टेस्ट ट्यूब लेगा, 3, और उनको वाटर से फिल कर देगा। 3/4 जो पार्ट है टेस्ट ट्यूब का उसको वाटर से फिल कर देगा। जो हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली है उनको हम लेबल कर देंगे A, B और C से। किसे लेबल करेंगे, A, B एंड C। एंड दे पुट अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A, अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B, एंड इन C they keep snail and plant both. The teacher then asked the student which test tube would have highest concentration of CO2. Which process skill is the teacher emphasize in this case? फर्स्ट है प्रिडिक्शन, सेकंड है एस्टिमेटिंग, थर्ड है मेजरिंग, फोर्थ है क्वेश्चन राइजिंग। तो आपने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली है A, B एंड C। फर्स्ट में आपने स्नेल को डाला है, सेकंड में आपने प्लांट को डाला है, और इसमें स्नेल और प्लांट दोनों को डाला है। तो रेस्पिरेशन के दौरान स्नेल जो है वो CO2 रिलीज करता है, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पर C जो है वहाँ पर बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उस ऑक्सीजन को स्नेल ले रहा है, और स्नेल CO2 रिलीज कर रहा है जिसको प्लांट ले लेगा यूज़ में। तो सबसे ज़्यादा CO2 की कंसंट्रेशन कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्योंकि स्नेल जो है वो रेस्पिरेशन करके CO2 रिलीज करता है। तो ये प्रिडिक्ट कर पा रहे, पूर्वानुमान लगा पा रहे, क्योंकि उन्होंने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद इन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिडिक्टिंग। आंसर क्या होगा, प्रिडिक्टिंग। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज सजेस्टेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्सटेंडेड लर्निंग को लेकर सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने साउंड चैप्टर पढ़ा, तो साउंड चैप्टर में एक्सटेंडेड लर्निंग में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी है कि आपको अपने स्कूल के म्यूज़िक रूम में जाना है, अपने आसपास के जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनसे बातें करनी है, इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बनानी है। अब इन एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ या एक्सटेंडेड लर्निंग के लिए जो एक्टिविटीज़ दी गई है उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, हमें कौन सा फाइंड करना है जो कि इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। फर्स्ट है दीज आर एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन टू चिल्ड्रंस रेpertoire ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। सेकेंड है दीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्युएशन। थर्ड है some of these require students to collect information of various kinds and draw conclusion on their own. And fourth है some of these enhance children's interactions with expert, teacher and society at large. तो मैंने जो एक्टिविटी बताई थी साउंड चैप्टर में, म्यूजिक रूम में जाना है आपको, तो वहाँ पर आप अपने टीचर से बात करोगे, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जो चिल्ड्रन है उसका इंटरेक्शन एक्सपर्ट, टीचर और सोसाइटी के साथ में बढ़ रहा है, तो फोर्थ जो है वो करेक्ट है। थर्ड है इसमें बच्चा जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिस्ट जो है उसको खुद बनानी है। तो यहाँ पर ये बात भी सच हो गई है कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड। और फर्स्ट है इससे बच्चे में वैल्यू एडिशन होगा,
बच्चा दूसरे टीचर से या म्यूजिशियन वगैरह से बात करेगा तो उसका नॉलेज इंक्रीज होगा। जो चीज़ बुक में नहीं लिखी हुई है उसके अलावा भी उसको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो फर्स्ट जो है वो भी करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो सेकंड वन इनकरेक्ट है। दीज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन, ये करेक्ट नहीं है। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्डिनरली नॉट इम्प्लाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। फर्स्ट है, ए है द कंटेंट इज अपडेटेड, यानी आपको कंटेंट वैलिडिटी, जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वो कंटेंट है और वो वैध है या नहीं उसके बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कंटेंट इज अपडेटेड, द कॉन्सेप्ट आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड एंड द कॉन्सेप्ट आर ट्रिविलाइज्ड फॉर सम लर्नर। तो वैधता के बारे में इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको वैधता के बारे में नहीं बता रहा है कि ये कंटेंट वैध है या नहीं है। तो इस 87 का जो आंसर है वो 1 2 3 4 चारों है, क्योंकि हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कंटेंट वैलिडिटी के लिए इम्प्लाइड नहीं होता है। तो ये चारों है। तो आंसर आपका जेड दिया हुआ है आंसर की में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब हो जाएंगे, सब इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग जहाँ पर आप बच्चों की टीम बनाते हो, 4 बच्चों की या 5 बच्चों की, तो इसके लिए कौन सा रीजनिंग सही है, सुटेबल है? फर्स्ट है इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लार्ज साइज क्लास। सेकंड है इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विथ डाइवर्स एक्सपर्टीज और इट मेक्स द टास्क ऑफ असेसमेंट ईजियर। एंड फोर्थ है इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो ये भी ठीक है कि पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है, असेसमेंट का कोई इतना नहीं है, और इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है फॉर लार्ज साइज क्लास, लेकिन हमें क्या बताना है? मोस्ट सूटेबल बताना है। तो टीम टीचिंग का मोस्ट सूटेबल रीज़न ये होगा कि क्यों ये अच्छी है, क्योंकि इसमें जो बच्चे जो है वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो किसी बच्चे में जो क्वालिटी है उसको दूसरा बच्चा लर्न करता है, तो उनको अलग अलग चीज़ों का नॉलेज मिलता है। तो डाइवर्स एक्सपर्टीज के लिए ये अच्छा है। इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विथ डाइवर्स एक्सपर्टीज। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर इन क्लास 7th स्टूडेंट। यानी आप बच्चे को स्पेरिकल मिरर पढ़ा रहे हो तो आपके लिए कौन सी एक्टिविटी आप यूज़ करोगे? फर्स्ट है स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व देयर इमेज एट वेरियस पोजीशन इन प्लेन मिरर। कोई मतलब नहीं प्लेन मिरर, क्योंकि आप तो स्पेरिकल मिरर पढ़ा रहे हो। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू प्ले विथ शाइनी स्टील स्पून एंड ऑब्जर्व देयर इमेज इन इट। थर्ड है स्टूडेंट आर the law of reflection, and fourth is students are explained the process of drawing ray diagram in curved mirror। लेकिन जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आपको कोई एग्जाम्पल देना होता है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस करवाना होता है, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा आंसर है सेकंड, क्योंकि इसमें आप स्पून जो है वो स्पेरिकल मिरर की तरह होता है, तो आप बच्चे को पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आंसर देगा आपको कि वो स्पून में अपनी इमेज देखता है तो वो कैसी दिखाई देती है। तो सेकंड जो है एक्टिविटी बेस्ट रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड एंड ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस पूरी लाइन से मैच नहीं कर रहा है? फर्स्ट है साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट्स एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस। तो ये बात तो सही है कि बच्चे अगर साइंस के बारे में नॉलेज लेंगे तो उनको सारी प्रोसेस है ह्यूमन में या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, इन सब प्रोसेसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ेगी। सेकेंड है साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट।
तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में क्या है, सारे ऑब्जेक्ट है, प्लांट है, ह्यूमन है, ऑर्गेनिजम्स है। थर्ड है साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। साइंस क्लासरूम प्रैक्टिस शुड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, तो ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि हम बच्चे में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। ऑब्जर्व करे बच्चा, डिस्कवर करे, तो हम इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, तो डेवलपमेंट तो होगा ही साइंस पढ़ने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।